हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम एक नए चैप्टर का बस एक रिवीजन लेक्चर देखने जा रहे हैं। मैंने इसको रिकॉर्ड किया, ये क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्जाम के पहले इसको देख लें तो आपके मैक्सिमम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए, अब बिना किसी विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। पहली बात, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में क्या फर्क होता है मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर मैं आपको नोट्स में बताऊंगा। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपको वहां पर एक बाइक मिलती है। अब आप बाइक में चाबी लगी हुई है और बाइक है आज के टाइम पर एक जो फेमस बाइक चल रही है हायाबुसा। ठीक है, अब आप उस बाइक को लेके भागेंगे कि नहीं भागेंगे, ये आपका कंट्रोल है, ये आपका कंट्रोल है। और जब भागेंगे तो बाइक को आप पैर से गियर चेंज कर रहे हैं, हाथ से आप एक्सीलेटर ले रहे हैं, इधर आप नजरों से देख रहे हैं। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन, यानी बाइक चलाना। ठीक है, बाइक चलाना क्या हुआ है? एक कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल क्या हुआ है? हमको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। थोड़ा सा आप लोग के लैंग्वेज पे आ जाते हैं। मान लीजिए आप में से कोई लड़का है, ठीक है, लड़कों पे मैं ज़्यादा एग्जांपल्स देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा बुरा नहीं मानते। अब देखो, वैसे खैर ये ऑनलाइन क्लासेस है, कोई टेंशन नहीं है। एक लड़का है, अब उस लड़के को कोई एक सोना मिल जाती है, एक बाबू को एक सोना मिल चुकी है। अब उस सोना को जाके प्रपोज करेगा कि नहीं करेगा, ये उसका कंट्रोल है, ये उसका कंट्रोल है, विश है कि वो करेगा कि नहीं करेगा। और कोऑर्डिनेशन क्या है? जब वो प्रपोज करेगा तो जब वो बेंड होगा, एक हाथ उसका फूल लेके आगे जा रहा है और एक नी से वो नीचे नील डाउन हो रहा है, एक नी की में, तो यानी एक साथ, यानी पिक्चरों में देखे होंगे ना आप सब, ऐसे यहाँ पर एक हीरो यहाँ पर नील डाउन होता है, साथ में एक नील डाउन होता है तो फूल देता है। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन, यानी पैर, हाथ, दिमाग, आंखें और चेहरे में वो स्माइल रखेगा। तो ये सब चीजें क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख के रखा है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का बेटा यहाँ पर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ठीक है, कंट्रोल का मतलब टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और दूसरा है कोऑर्डिनेशन, यानी जो काम हम कर रहे हैं पूरा कोऑर्डिनेट होके करना है उस तरीके को। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेशन, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड, ठीक है, इन रेगुलेटेड मैनर। ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। बहुत छोटा सा पॉइंट है। अच्छा बच्चों, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा चेंजेस है। मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है कमरे में रिकॉर्ड करते हुए। मैंने पहले 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए क्लास 11 की, तो बहुत टाइम बाद अब एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर मैं नर्वस फील हूँ प्लीज़ उस बात को इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी ये मेरी डेवलपिंग स्टेज है। हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल उसमें कमेंट में लिख भी सकते हैं, और अगर समझ में आए तो बस एक लाइक कर दीजिएगा और कुछ बस 2 शब्द लिख दीजिएगा अपने साथ अनुराग सर की। मेरा नाम अनुराग सिंह है और मैं अपना नंबर लिखता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो कहीं पर बीच में, क्योंकि स्टूडेंट्स को डाउट आ सकता है, आप बिल्कुल फ्रीली मेरे से इस नंबर पे 8966951518 पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रीली, एकदम फ्रीली होके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं। बॉडी। बेटा, बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए 2 टाइप के सिस्टम भगवान ने दिए हुए हैं। एक है हमारा न्यूरल सिस्टम और एक है हार्मोनल सिस्टम। यहाँ पे मैंने बना के रखा है, देखिए, कोऑर्डिनेशन के लिए भगवान ने 2 सिस्टम दिए हैं। एक है हमारा नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, और एक है हार्मोनल सिस्टम, जिसको मैं यहाँ पर ब्लॉक में करता हूँ। एक है हमारा नर्वस सिस्टम, एक है हमारा हार्मोनल सिस्टम। लेकिन क्या नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम प्लांट्स में भी पाए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कभी सुने हो प्लांट्स में ब्रेन है, प्लांट्स में स्पाइनल कॉर्ड है? नहीं बेटा, यहाँ पर नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रहते हैं? ओनली इन एनिमल्स। बल्कि हार्मोनल सिस्टम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, नर्वस सिस्टम की खासियत ये है कि फास्ट होता है। ठीक है, ये एनिमल्स में ही सिर्फ पाया जाता है, ये फास्ट होता है और इसके जो कंडक्शन होता है किसकी हेल्प से होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इसमें जो दौड़ता है वो होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाता है इधर से उधर। और हार्मोनल सिस्टम में क्या होता है? ये प्लांट्स में सिर्फ होता है कि सिर्फ एनिमल्स में? दोनों में, दोनों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दौड़ती है? बिल्कुल नहीं, इसमें केमिकल फॉर्म में एनर्जी जाती है। केमिकल्स के फॉर्म में अपन देखेंगे डिटेल में किस टाइप के केमिकल्स होते हैं।
अब ये स्लो होता है, इसका कंडक्शन स्लो होता है। अब बच्चे कंफ्यूज, सर ये नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल्स में, हार्मोन सिस्टम प्लांट्स एनिमल्स दोनों में, नर्वस सिस्टम फास्ट है और ये स्लो है, तो हमको हार्मोन सिस्टम चाहिए ही क्यों बेटा? इसकी भी एक खासियत है बेटा, नर्वस सिस्टम हर जगह नहीं पहुंच पाता, नर्वस सिस्टम की कनेक्टिविटी हर जगह नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम जगह पर है लेकिन हर जगह 100% नहीं है। लेकिन जो हार्मोन सिस्टम है पूरे बॉडी में कनेक्शन बना के रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ होते हैं लड़के जो, या कुछ लड़कियां, कुछ लड़के या लड़कियां होते हैं जिनके छोटे ग्रुप्स होते हैं दोस्तों में, ठीक है, छोटे ग्रुप्स होते हैं दोस्तों में। और कुछ ऐसे होते हैं लड़के और लड़कियां जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनके हर जगह दोस्त, कहीं भी जाओगे उनके कोई ना कोई दोस्त मिल जाएगा, किसी भी जाओगे हर ग्रुप में उनका कोई ना कोई साथी संगति मिल ही जाता है। तो हम उसको क्या समझ पा रहे हैं, यानी उसकी कनेक्टिविटी ज्यादा है, हर जगह हर किसी ना किसी साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बना के रखा है। अब कनेक्शन बना के रखा है तो हमको अगर कुछ बात पब्लिकली फैलानी होगी, ठीक है, पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो ये बताओ हम किसका सहारा लेंगे? एक इंट्रोवर्ट लड़के या लड़की का या एक्सट्रोवर्ट लड़के या लड़की का? एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी ज्यादा है। भले ही मान लो उसमें स्लो होगा, लेजी होगा, थोड़ा ढीला होगा, लेकिन कनेक्टिविटी तो उसकी ज्यादा है ना। वैसे ही यहाँ पर बेटा एक है नर्वस सिस्टम, एक है हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल्स में, हार्मोनल सिस्टम प्लांट्स एनिमल्स दोनों में। नर्वस सिस्टम में दौड़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स, हार्मोनल सिस्टम में दौड़ते हैं केमिकल फॉर्म में एनर्जीज। यहाँ पर ये होता है फास्ट नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम होता है स्लो। नेक्स्ट पॉइंट, हैज लेस कनेक्टिविटी नेटवर्क, बॉडी में इसकी कनेक्टिविटी नेटवर्क कम होती है ज्यादा? कम। हार्मोनल सिस्टम की कनेक्टिविटी कम की ज्यादा? ज्यादा। और यही इसका मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है 10th में कि अगर ये फास्ट है, नर्वस सिस्टम फास्ट है, 1-2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो हार्मोनल सिस्टम की जरूरत क्यों है? क्या इसके में भी खासियत है? इसका नेटवर्क ज्यादा फैला हुआ है एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम बस नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, इसको नोट करिए, थोड़ा ध्यान से जाता हूं। सो आई होप आप सबने अभी तक लिख लिया होगा, नहीं लिख पाए तो आप जाके थोड़ा पॉज करके लिख लीजिएगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा नर्वस सिस्टम। हमने 2 टाइप सिस्टम्स देखे थे, एक नर्वस और एक हार्मोनल, ठीक है। अब हम नर्वस के बारे में बात करते हैं। पहली बात, क्या ये प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ किधर? प्लांट्स में? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बेटा, नर्वस सिस्टम के हमने कुछ पार्ट्स किए हैं, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में शुरुआत में कुछ लाइंस लिखी हैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज हैं, बोलता है एनसीईआरटी नर्वस सिस्टम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी 2 सेकंड के लिए उस बात को भूल जाओ, 2 सेकंड के लिए उस बात को भूल जाओ। अभी उसमें क्यों ऐसा लिखा है? सही लिखा है, बिल्कुल गलत नहीं लिखा, एकदम सही लिखा है, लेकिन उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी 2 मिनट के लिए बस आप मेरी बात मानिए, इधर आइए, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पर है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। शुरुआत से शुरू करते हैं। देखो, नर्वस सिस्टम, बेटा नर्वस सिस्टम के हमने 2 हिस्से किए हैं, एक है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक है एएनएस यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एएनएस, ठीक है। अच्छा, मैं ये बस एग्जांपल एक समझाता हूं। देखिए, मैं चल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सब क्या है? कंट्रोल है। अच्छा, मैं लिखते लिखते बोल रहा हूँ और साथ में आप लोगों को आगे क्या एग्जांपल देना है ये भी सोच रहा हूँ, और उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या कवर करना है वो भी सोच रहा हूँ। ये सब क्या है? कोऑर्डिनेशन, यानी दिमाग, आंखें, हाथ सब क्या करनी है? कोऑर्डिनेट करनी है एक साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली हो रही हैं? हाँ, जैसे कि मेरी पलकें अपने आप झपकते रहती हैं, ठीक है, पलकें झपकते रहती हैं। क्या मैं सोच सोच के पलकें झपकाता हूँ? नहीं। मेरी सांसें चल रही हैं ऑटोमेटिकली। क्या मैं सोच सोच के सांस लेता हूँ? नहीं, अपने आप चल रही है, ठीक है। और दिल का धड़कना, क्या दिल का धड़कना अपने आप होता है? हाँ। अब एग्जांपल दूं, अगर मैं तेज चलना चाहूँ, ठीक है, तेज चलना चाहूँ तो मैं फटाफट चलूंगा, ठीक है। मैं धीरे चलना चाहूँ तो मैं धीरे चलूंगा, क्यों? क्योंकि वो मेरे विल के अकॉर्डिंग है। वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरा चलना, मेरा बोलना? सीएनएस, यानी कि सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या कंट्रोल करता है? हमारे वॉलेंटरी एक्शंस। वॉलेंटरी मतलब जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। 2 टाइप के एक्शंस होते हैं बेटा, एक होता है वॉलेंटरी, यहाँ मैंने लिख के रखा है, और एक है इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी का मतलब जो अपने आप होता है, हमारे इच्छा से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल बताइए सर। ओके, अभी बताते हैं बच्चों। देखिए,
मैंने बोला मैं चल रहा हूँ, कैसे चलना है, धीमे तेज मैं डिसाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये चलना कौन कंट्रोल कर रहा है? सीएनएस, और सीएनएस मेरे कंट्रोल में है, एएनएस मेरे कंट्रोल में नहीं है। एएनएस अपने आप बॉडी के अनुसार चीजों को रेगुलेट करता है। जैसे कि अभी मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ, मेरा दिल आराम से धड़क रहा है, अभी मैं अगर भागते हुए कहीं पर जाऊंगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर आसपास कुल्की वाला आया, अरे संडे है, मेरे को भी कुल्की पसंद है, ठीक है, कुल्की वाला आया तो, और वो थोड़ा आगे निकल गया, तो मैं तो दौड़ते हुए जाऊंगा, भैया मेरे को खाने पीने का बहुत शौक है, ठीक है, मैं जाऊंगा दौड़ते, उसके बाद जाऊंगा उसको बुला के लाऊंगा, ओ भैया इधर आ इधर आ। तो क्या मेरा दिल कस कस के धड़केगा दौड़ने के बाद? हाँ, अगर मैं चाहूंगा कि दिल धीरे धीरे धड़के तो क्या धीरे धीरे धड़केगा? नहीं। अच्छा, क्या अभी मान लो संडे है, मैं भी सो के उठा हूँ, सो के उठने के बाद अगर मैं चाहूँ मेरा दिल कस कस के धड़कने लगे एकदम, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी धड़के, क्या धड़केगा? नहीं, क्योंकि अभी उसको बॉडी को इतना सप्लाई की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, इतने ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो दिल धीरे धीरे धड़क रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन किससे ट्रांसफर होता है? ब्लड से, ठीक है, जितना ब्लड जल्दी जल्दी बहेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन उसके साथ बहेगा, वो सब बातें सर्कुलेशन में। बस इतनी सी बात। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो अपने आप रेगुलेट होते हैं, उसको कौन रेगुलेट करता है? एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेटिकली, और जिसको हम अपने इच्छा के अनुसार रेगुलेट करते हैं वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो फिर से नर्वस सिस्टम के दो हिस्से, सीएनएस, एएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा कौन आते हैं? बेटा ब्रेन आता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो हिस्से, एक है हमारा ब्रेन और एक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और यहाँ पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में एक है सिंपैथेटिक सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। चलिए रीडिंग करते हैं पहले यहाँ पर, देखो बच्चों, यहाँ पर एएनएस का मैंने लिखा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ओके सर, फुल फॉर्म इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ओके सर, डिविजन्स के बाद में जाएंगे। अब इधर आइए सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फुल फॉर्म, ओके सर, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, सर इनवॉलंटरी, हाँ बच्चों इनवॉलंटरी, सीएनएस, ठीक है, एएनएस सिर्फ और सिर्फ इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारा सीएनएस वॉलंटरी के साथ साथ इनवॉलंटरी दोनों को कंट्रोल करता है, लेकिन मेनली किसको कंट्रोल करेगा? मेनली करेगा वॉलंटरी को। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ठीक है, मेनली, ठीक है, मेनली, यानी कि मेनली सीएनएस आया है वॉलंटरी एक्शंस के लिए, लेकिन कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल कर देता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। अब उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कौन से एक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट वन इधर आते हैं, तो सीएनएस के दो हिस्से, एक हमारा ब्रेन, ठीक है, ये जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, आपके पास है ना, ठीक है, ओके, हाँ, ये हमारा ब्रेन है, और पीछे से हमारा गया है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एकदम ये बीचों बीच, यहाँ से बीचों बीच गया है स्पाइनल कॉर्ड इधर, ठीक है, और आप लोगों को पता है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको एनेस्थीसिया यहीं पर दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, इंजेक्शन से, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में माँ को इंजेक्शन सकते हैं। आप सब अपनी मम्मी से पूछ सकते होंगे कि रीढ़ की हड्डी में जब हम हो रहे थे क्या रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगा था? हाँ, तो रीढ़ की हड्डी में एक्चुअली नहीं लगता, कहाँ लगता है? स्पाइनल कॉर्ड में। सर कंफ्यूज कर रहे हो आप, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड क्या दोनों एक है? नहीं, सुनो बेटा, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, ठीक है, रीढ़ की हड्डी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच गया होता है क्या? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। यानी मैं आपको बात बताऊं, ये हमारा ब्रेन, ठीक है, ओके सर, कहाँ रखा है? क्रेनियल कैविटी में। आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, हमारे बॉडी में 4 टाइप कैविटीज होती हैं, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये हमारा क्रेनियल कैविटी है। इस कैविटी के अंदर क्या रखा हुआ है? हमारा ब्रेन रखा हुआ है। अब आते हैं नीचे, क्या है? नीचे है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। सर कैसे? मान लीजिए ये बॉटल है, क्या है? रीढ़ की हड्डी, ये बॉटल है। अब स्पाइनल कॉर्ड कैसे क्या हुआ? बाहर से क्या अंदर से? अंदर से, यानी इस तरीके से अंदर से, ठीक है, आप इसको तो अंदर नहीं डाल सकता, इमेजिन करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये अंदर गया होगा। क्यों? क्या जरूरत पड़ी? स्पाइनल कॉर्ड बहुत डेलिकेट चीज है बेटा, ठीक है, इसको प्रोटेक्शन चाहिए, कवरिंग चाहिए, इसलिए आया वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की यानी सर 2 फंक्शंस, हमारी रीढ़ की हड्डी के 2 फंक्शंस। एक तो हमारे बॉडी के को स्ट्रक्चर देता है, हमारी बॉडी को मैं सीधा खड़ा हूं, ठीक है, क्यों? रीढ़ की हड्डी की वजह से। अगर रीढ़ की हड्डी हटा दो तो क्या होता? ऐसा कुछ, ठीक है, हाँ, तो हमारी रीढ़ की हड्डी की वजह से मैं सीधा खड़ा हूं। अब रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, मानो रीढ़ की हड्डी है, बीचों बीच गए हैं क्या? यहाँ पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, वर्टिब्रल कॉलम आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम। अब नेक्स्ट वन अपन आते हैं
एएनएस, ठीक है। एएनएस के दो हिस्से, एक सिंपैथेटिक सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। बस फर्क इतना सा है, ऐसे एक्शंस जो एनर्जी बढ़ा दे वो क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम टू इंक्रीज बॉडी एनर्जी, और ऐसा सिस्टम जो बॉडी को रिलैक्स कंडीशन में कर दे वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। देखो, टू कंजर्व बॉडी एनर्जी एंड रिलैक्स द बॉडी। अगर मैं आपको फिर से समझाऊं एग्जांपल देकर, मान लीजिए आप का कल पेपर है, मान लीजिए पेनों का तो होगा भी, ठीक है। तो आपका कल पेपर है, आप गए स्कूल में पेपर देने के लिए, आप पेपर देने गए, आप बैठे, अब जस्ट आधा घंटे, ठीक है, आपके दोस्त, आपने देखा कि आप मैथ्स की बुक पकड़े हुए हो और आपके सभी दोस्त साइंस की बुक पकड़े हुए हैं। आपने पूछा अरे आज तो मैथ्स का एग्जाम है, और अचानक से दोस्तों ने बोला नहीं आज तो साइंस का एग्जाम है। हो गया ना पहले का, मच गया ना एकदम, बॉडी में एकदम उतराती कि यार अरे अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एकदम से एनर्जी की फ्लो क्या हुई, बढ़ गई। और उस समय आपने बोला ठीक है कोई बुक दो भैया, बुक दो बुक दो, तो आपने किसी दोस्त से बुक मांगी, बोला कि आधा घंटा मेरे बुक पढ़ लेंगे, ठीक है। उस टाइम आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम हाई, ठीक है, और एकदम आप बुक की तरफ देख रहे हो, आप पूरी एनर्जी एकदम दिमाग में लगा रहे हो, आप अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि दिमाग में फुल एनर्जी आ रही है एकदम से। नॉर्मली ऐसी एनर्जी क्यों नहीं आती? क्योंकि उस समय सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है लेकिन हाइपर तरीके से काम नहीं कर रहा। जैसे ही आपको एकदम कुछ होता है सडनली एक्शन, ऐसा इमरजेंसी, एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाता है और एनर्जी बढ़ा देता है। मान लो आप नॉर्मल चल रहे हो, ठीक है, आप शाम को टहल रहे हो, पीछे से कुत्ता आ गया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, पागल कुत्ता, दौड़ोगे एकदम ताकत के साथ। ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करवा रहा है? सिंपैथेटिक सिस्टम। एकदम क्या करना है, सिंपैथेटिक सिस्टम। अब दूसरा एग्जांपल, ठीक है, अब वही एग्जाम दे दिया आपने, एग्जाम देने के बाद अब आपका एग्जाम ठीक ठाक गया, आप इतने खुश हो कि मैं अच्छे नंबर से एटलीस्ट पास हो जाऊंगा, मैंने आधे घंटे में इतनी पढ़ाई तो कर ली थी, आपने पहले पढ़ाई किया हुआ था, आपने रिवाइज कर लिया, आपकी पढ़ाई हो गई, आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम में अच्छा खासा गया। अब आप क्या हो गए, अब अभी एनर्जी हाई रहेगी नहीं, अब आप शांत हो जाओ, एकदम काम, एकदम शांत। हम संडे को जब गेम खेलते हैं, गेम खेलने के बाद एकदम शांत जाते हैं, ठीक है, एकदम शांत रिलैक्स कंडीशन में। सिंपल सी पॉइंट, हमारे बॉडी में दो सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम के दो सिस्टम्स, सीएनएस, एएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एएनएस का फुल फॉर्म ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करवाएगा, वॉलेंट्री प्लस इनवॉलेंट्री, लेकिन मेनली क्या, वॉलेंट्री, और इसके दो हिस्से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एएनएस में कौन आता है बेटा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये क्या करवाता है, सिर्फ और सिर्फ इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारे विल के अनुसार नहीं होते हैं, ठीक है, बॉडी के अनुसार होते हैं, बॉडी में क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपैथेटिक सिस्टम एनर्जी को बढ़ाता है कि घटाता है, बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एनर्जी को घटाता है, बॉडी को रिलैक्स कंडीशन में डाल देता है। ठीक है सर, इतना समझ गए। अब सर आपने शुरुआत में बात किया था एनसीईआरटी में कुछ और लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी रीडिंग कर चुके हैं। हाँ बेटा, मैं यहाँ से इसको लाइन पूछता हूँ, देखिएगा एनसीईआरटी शुरुआत के पेज में आपके बोलता है भारी भरकम। एक तो एनसीईआरटी की हमेशा से दिक्कत रही है, एनसीईआरटी लिखता सब सही है लेकिन पूरा नहीं लिखता और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज ढेर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी का लिखता है नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बच्चा कंफ्यूज, सर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलती मत करना। सुनो, ये जो नर्वस सिस्टम का हमने हिस्से किए हैं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कि ये वॉलेंट्री को कंट्रोल करता है मेनली और ये इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है। लेकिन जो ये डिवीजन है ना, 9 के नीचे डिवीजन मैंने बनाया हुआ है, नर्वस सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे ये डिवीजन किया गया है। एनसीईआरटी ने बिल्कुल सही बोला है, ठीक है, बस उसने ये क्या नहीं लगाया, बेस्ड ऑन लोकेशन। एनसीईआरटी ने बोला कि नर्वस सिस्टम इज इन ह्यूमंस इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन उसने आगे ये नहीं बोला बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन लोकेशन। लेकिन आगे थ्योरी में जाके एएनएस के बारे में बात करता है और फंक्शंस बताता है। तो आप क्लियर हो जाना बेटा, ये फ्लो चार्ट जो मैंने बनवाया है, ठीक है, डिविजन्स वाला, ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन फंक्शन। और नीचे जो ये मैंने लिखा है नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड पेरिफेरल सिस्टम, ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन लोकेशन। अब लोकेशन वाला थोड़ी बात समझ लेते हैं। याद करिए 9 चैप्टर जब आप सेल के बारे में पढ़ना शुरू किए थे और पढ़ाई आपकी असलियत में 9 से शुरू हुई, 8 में तो कुछ नहीं था। ये मैं बनाता हूँ एनिमल सेल। एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ था, बीचों बीच, यानी कैसा था, सेंट्रल, सेंट्रल, ठीक है, ये है न्यूक्लियस इसका एकदम सेंट्रल। वहीं पर अगर मैं प्लांट सेल बनाता हूँ, याद करिए प्लांट सेल में वैक्यूल क्या साइज से बड़ा था, हाँ, ये मैं इसका वैक्यूल बना रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियस का एकदम बीचों बीच होगा नहीं,
थोड़ा सा सेंटर से दूर हो जाएगा और पेरिफेरी रीजन में, यानी कि पेरिफेरी रीजन क्या होगी, मेरे ये हाथ ये ठीक है, ये थोड़ा सा इस जगह का एरिया, ये पेरिफेरी। सेंट्रल क्या कहलाएगा, ये ब्रेन और ये पीछे से क्या, ये क्या स्पाइनल कॉर्ड, एकदम बीचों बीच है ये स्पाइनल कॉर्ड। तो इसी के बेसिस पे हमने किए दो हिस्से। सर सीएनएस का नाम चेंज क्यों नहीं किया, अरे भैया बीचों बीच हमने देखा, बीचों बीच क्या रखा हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए हमने नेम चेंज भी नहीं किया। हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम इज नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आर ऑफ टू टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कहां लोकेटेड होगा, सेंट्रल में, और इसमें कौन कौन आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एकदम बीचों बीच सेंट्रल। और वहीं पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आएगा, ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे नर्व्स, क्या यहाँ पर नर्व्स गए, बिल्कुल यहाँ पर नर्व्स गए हुए, ठीक है। अच्छा, नर्व्स भी दो टाइप के होते हैं, यहाँ देखिएगा अभी का थोड़ा सा, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। सिंपल सा पॉइंट है, ऐसे नर्व्स जो ब्रेन से निकलते हैं, ठीक है, ब्रेन से राइज हो रहे हैं, क्या होंगे, क्रेनियल, और ऐसे नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड यहां से इस तरीके से निकल रहा है, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स ऐसे निकल रहा है, वो क्या होंगे, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो दो टाइप के नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। ऐसे नर्व्स जो ब्रेन से निकले, नाम क्रेनियल नर्व्स, ऐसे नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकले, नाम स्पाइनल नर्व्स। लिख दीजिए, मैं प्रिंट कर देता हूं यहां पर, nerves which originates from brain is known as cranial nerve, okay, and nerves which originates from spinal cord, ठीक है। तो these are the spinal nerves, तो इसको आप लिख लीजिए, ओके, मैं थोड़ा सा देता हूँ। हाँ बच्चों, सो अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर फटाफट करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब आप बताइएगा, ठीक है। याद करिए, सिंपैथेटिक सिस्टम एनर्जी को बढ़ाता है कि घटाता है, बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एनर्जी को थोड़ा रिलैक्स मोड में डाल देता है, ठीक है, बॉडी को रिलैक्स मोड में डाल देता है। अब देखिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस है। सबसे पहला मैं कर देता हूँ प्यूपिल साइज। प्यूपिल साइज, जब एनर्जी से भर जाते हैं, मान लीजिए एक कोई छोटा सा बच्चा आपको आके थप्पड़ मार दिया, ठीक है, गुस्से में आ जाओगे आप, ठीक है, गुस्से में एकदम कैसा मार दिया, आंखें एकदम बड़ी बड़ी रखने इससे मार दिया मेरे को, ठीक है, तो यहाँ पर प्यूपिल साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और वहीं पर जब आप रिलैक्स कंडीशन में रहोगे, आज तो जीवन का आनंद आ रहा है, आज मेरी क्रश ने मेरे से बात कर लिया, आज तो मजा ही आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर या फिर एग्जाम देने गए, क्रश का रोल नंबर जस्ट मेरे बेंच के आगे, आज तो मतलब मजा ही आ गया, पेपर भी अच्छा किया, क्रश भी सामने बैठ गई, मतलब भगवान मेहरबान हो चुका है, प्यूपिल साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बताओ, सलाइवेशन। सलाइवेशन मतलब सलाइवा का आना, ठीक है, सलाइवा का आना। ये बताओ सलाइवा कब आता है, जब हम खाने के बारे में सोचते हैं। तो ये बताइए, क्या जब आपको गुस्सा आ रहा होगा उस समय आप खाने के बारे में सोचोगे, नहीं। तो सलाइवेशन सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज। और वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, सलाइवेशन को इंक्रीज। जब आप रिलैक्स मोड में होते हो तब खाने के सोचते हैं, बर्गर पिज्जा भी खाता, मजा आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन रेट। जब आप गुस्से में होते हो सांसें एकदम तेज तेज चलती है, एकदम गुस्से में, ठीक है, तब क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करवा रहा है, इंक्रीज करवा रहा है। और वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नॉर्मल में, नॉर्मल यानी इसको अपन डिक्रीज लिख सकते हैं, ठीक है, डिक्रीज। हाँ, क्वेश्चन में अगर डिक्रीज हो गए नॉर्मल तो हम नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल, ठीक है, लेकिन नॉर्मल ना देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज पूछेगा तो आप डिक्रीज डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट बीट। हार्ट बीट कब तेज होगी, जब एनर्जी ज्यादा होगी, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम में। और यहाँ पर डिक्रीज, हार्ट बीट डिक्रीज, या नॉर्मल लिख सकते हो आप, अगर नॉर्मल आया होगा। स्टमक की एक्टिविटी, स्टमक की एक्टिविटी सलाइवेशन से लिंक है, ठीक है। जब हम गुस्से में होंगे क्या खाने का सोचेगा, नहीं, तो स्टमक एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। और वहीं पर ये इंक्रीज। समझिए बच्चों, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन आ सकते हैं। हेलो बच्चों, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरॉन। मेन टॉपिक है सबसे, इस बेटा न्यूरल सिस्टम का बहुत मेन टॉपिक है न्यूरॉन, ठीक है। सबसे पहले हम एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद कुछ पॉइंट्स बात करते हैं। मैंने डायग्राम कोशिश किया है थोड़ा अच्छा बने, ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, ठीक है, वैसे
लेकिन थोड़ी ड्राइंग गंदी है मेरी, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। देखिए समझाने का काम पूरी पक्की जिम्मेदारी मेरी है, पूरा समझ में आएगा, एकदम बेफिक्र हो जाइए और दिल थाम के बैठिए। अब हम आ रहे हैं मेन पॉइंट पर, ठीक है। अब आते हैं बेटा न्यूरॉन। ये पूरा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, कहाँ से कहाँ तक सर? ये यहाँ से इस जगह से लेकर इस जगह तक, ये पूरा एक न्यूरॉन है, ये पूरा एक न्यूरॉन है। सर ये क्या बना के रखे हो आप? ये भी एक न्यूरॉन है, मैंने रफली बना दिया है क्योंकि अब फिर से इतना ताम झाम करता थोड़ा सा दिक्कत होता, मैंने रफली बना दिया है। वो स्माइलिंग शीट बनाना भूल गया, इस तरीके से ठीक है, रफली मैंने बना दिया है, ठीक है, समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स। अब यहाँ पर ये रफली है, ऐसा ही है, ये बड़ा साइज का, ये छोटा साइज का नहीं, साइज उतना ही रहेगा। डायग्राम के लिए अब जगह नहीं बची बच्चा बोर्ड में, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। में सभी न्यूरॉन्स ऐसे ही दिखते हैं, इसको मैंने समझाने के छोटा सा बना दिया। चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझते हैं। बेटा ये पूरा एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन में सबसे पहले बेटा ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ब्रांचेस निकली हुई, ये ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। दीस आर नोन एज डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स, ठीक है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है डेंड्राइट्स, यही से इंफॉर्मेशन आता है। अपन कैसे आता है, कैसे ट्रैवल करता है समझेंगे, पहले बस स्ट्रक्चर, ठीक है। दीस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। कहाँ पर? ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये है सेल बॉडी, ठीक है, इट इज द सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी। सर ये क्या है? इट इज द न्यूक्लियस, याद है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ओके। ये सेल बॉडी, सेल बॉडी में एक मेन काम होता है एम्प्लीफिकेशन। कभी एम्प्लीफिकेशन समझे हो? स्पीड फास्ट कर देना, यानी अचानक से आ रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, इसको एम्प्लीफाई कर दिया, एनर्जी एकदम तेज फटाक से एकदम ऐसे चल रहा है, एम्प्लीफाई कर दिया, ठीक है, एकदम जैसे जाता है ना बेटा, यहाँ पर हमारे जो फाइटर प्लेस होते हैं एकदम सोनिक बूम फाक से एकदम, वही एम्प्लीफिकेशन कराता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर बोलता हूँ, लिखता हूँ मैं, एम्प्लीफिकेशन का काम होता है कहाँ पर? इन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट वन अपन आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ब्लैक कलर से जो मैंने डंडी सा बनाया है, ये पूरा लंबा सा स्ट्रक्चर जो ब्लैक कलर से यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। देखो मैंने बताया, चाहे कहीं पर भी हो, ये लंबी सी डंडी है, क्या कहलाती है? एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन। और उसके ऊपर जो ब्लू कलर से मैंने बना के रखे हैं, ठीक है, ब्लॉक्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या माइलिन शीथ कंटीन्यूअस है? इट इज कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस, ठीक है, ये डिसकंटीन्यूअस शीथ है, ठीक है, डिसकंटीन्यूअस। सर डिसकंटीन्यूअस कैसे? अरे ये देखो ना भैया, बीच में ये माइलिन शीथ गायब है, ये देखो। अगर आप लोगों को थोड़ा ऑनलाइन में हो सकता है दिक्कत हो, यानी माइलिन शीथ कंटीन्यूअस नहीं है पूरे एक्सॉन में, पूरे कंटीन्यूअस एक्सॉन पे नहीं है, और अच्छी बात नहीं है। क्यों सर अच्छी बात क्यों है? क्योंकि माइलिन शीथ एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास नहीं हो सकते। सर पास कैसे होंगे? समझाऊंगा, आइए बस डायग्राम देखिए, ठीक है। नंबर लिखता हूं यहाँ पर, वर्क्स एज इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर की तरह ये बिहेव करती है। फिर से, ठीक है, यहाँ पर सबसे शुरुआत में डेंड्राइट्स जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उसके बाद ये न्यूक्लियस, ये बीच का ये पूरा हिस्सा, ठीक है, ये पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा क्या है? ये सेल बॉडी, जहाँ पर क्या भरा होगा? साइटोप्लाज्म भरा होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब सेल बॉडी में क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन। ये लंबा सा स्ट्रक्चर एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर ये नॉन कंटीन्यूअस लेयर, नॉन कंटीन्यूअस लेयर, क्या नाम? माइलिन शीथ। कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस? डिसकंटीन्यूअस। किस तरीके से काम करती है? इंसुलेटर की तरह। अब यहाँ पर तो जो बीच में जगह खाली है ना बच्चों, ये जो जगह खाली है बीच में, तो माइलिन शीथ के बगल बीच में जो जगह खाली है, जहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर, रणवीर सिंह नहीं, रणवीर को रैनवियर, ठीक है, नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। हाँ, याद करने के लिए आप कर सकते हो, मैं भी याद किया था रणवीर, ठीक है। अब नोड्स ऑफ रैनवियर। अब लास्ट में आते हैं, ठीक है, फिर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। एनसीईआरटी ने आपकी नर्व एंडिंग दी है, सही है, नर्व एंडिंग। और लास्ट में जाके ये जो पार्ट नर्व एंडिंग है थोड़ा सा फूल जाता है, थोड़ा सा स्वेलन हो जाता है, ठीक है, इट इज द नर्व एंडिंग, ठीक है। अब नर्व एंडिंग के लास्ट वाला जो पार्ट है, जो स्वेलन होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नॉब, ठीक है, साइनेप्टिक नॉब। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप जान लीजिए, साइनेप्टिक नॉब। क्या पूरा साइनेप्टिक नॉब है? नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट का
ठीक है। जो सोलन पार्ट है उसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक नॉब। लेकिन क्या लास्ट के पार्ट को नॉब एंडिंग भी बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एंड है। लेकिन इससे जो लास्ट का जो सोलन पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? साइनेप्टिक नॉब, स्पेशल नेम है सोलन पार्ट का। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ, डेंड्राइट्स, ठीक है, यहीं से एंटर होगा कोई भी एक स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है समझाऊंगा, डेंड्राइट्स। उसके बाद आया कहां पर? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से में क्या हुआ इसका? एम्प्लीफिकेशन, एकदम सुपर फास्ट, ठीक है। अब यहां पर आएगा, ट्रैवल करेगा, कैसे ट्रैवल करेगा बताऊंगा। उसके बाद आया कहां पर? ये नर्व एंडिंग्स में, और यहां से जाएगा दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। बच्चों क्या मैंने दोनों न्यूरॉन्स को ज्वाइन किया है? नहीं, ज्वाइन नहीं किया, यानी कि दोनों के बीच में गैप है। हाँ सर गैप है, ये बताओ। मान लो ये दो तारे हैं, ठीक है। अब इनमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। अगर जुड़े रहेंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी? बिल्कुल, इधर से आएगी, इधर से अगर जुड़े हुए हैं पास हो जाएगी, इधर से निकल जाएगी, इधर से आई इधर से निकल गई। लेकिन क्या अगर इन दोनों को मैं काट दूं, वायर्स को काट दूं, अब क्या एनर्जी पास कर पाएगी? नहीं। अगर यहाँ से एनर्जी आ रही है तो यहीं पर रुक जाएगी, इसमें जाएगी ही नहीं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए एक कांटेक्ट चाहिए। लेकिन क्या केमिकल एनर्जी से जा सकती है? हाँ बिल्कुल, केमिकल एनर्जी से जा सकती है। तो सुनो बेटा, यहाँ पर जो ये एरिया है, ठीक है, जो एरिया है जहाँ पर दोनों नर्व्स, ठीक है, कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स, यानी ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? साइनैप्स, ठीक है, इट इज नोन एज साइनैप्स, ठीक है। इसका बेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन साइनैप्स का, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। अच्छा, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है, ठीक है, कैसे कैसे अपन बोलेंगे? एक का क्या आएगा? नर्व एंडिंग, और एक का डेंड्राइट्स, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, क्या दोनों के डेंड्राइट्स आ सकते हैं? यानी दोनों के डेंड्राइट्स होंगे, उसके बीच में स्पेस जो होगी, क्या उसको साइनैप्स हो सकते हैं? नहीं। दोनों के साइनेप्टिक नॉब बीच में कौन रखे होंगे, और बीच की जो स्पेस खाली है उसको हम बोल सकते हैं साइनैप्स? नहीं। यानी कि साइनैप्स तभी बोला जाएगा जब एक न्यूरॉन का क्या प्रेजेंट हो? एक न्यूरॉन का प्रेजेंट हो नर्व एंडिंग साइनेप्टिक नॉब, और एक न्यूरॉन का प्रेजेंट हो क्या? डेंड्राइट्स। की सादा डेंड्राइट्स। बस इसी समझाने के लिए छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया था। इसको हम बोलते हैं साइनैप्स, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। यहां पर आप चाहे लिख सकते हैं, ठीक है, एक का क्या होगा? ठीक है, एक का होगा यहां पर नर्व एंडिंग, ठीक है, या साइनेप्टिक नॉब, ठीक है, ज्यादा बोलना बेस्ट होगा साइनेप्टिक नॉब, ठीक है, नर्व एंडिंग। और एक का क्या होगा बेटा? डेंड्राइट्स, ठीक है, एक का होगा डेंड्राइट्स। तभी हम उस जगह को क्या बोलेंगे? साइनैप्स। साइनैप्स, ठीक है। साइनैप्स का इतना वैल्यू क्यों है सर? आप बार-बार साइनैप्स बोल रहे हो, बताऊंगा। अब यहां से अपन शुरू करते हैं मैकेनिज्म। यहां तक हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट है, आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। अब मैं यहां पर फंक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं, आप चाहे पॉज कर लीजिए, बना लीजिए डायग्राम। ओके बच्चों, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, मान लीजिए अब क्योंकि आप थोड़ा सा डायग्राम विचित्र पिच होने जा रहा है, इसके बाद बनाना डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। बायोलॉजी में न्यूरॉन चैप्टर में हम बाहर से जो इंफॉर्मेशन मिलता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, हम उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। जैसे अभी बारिश हो रही है, थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है, ये क्या है? एक टाइप का स्टिमुलाई। गर्मी में हमको गर्मी लगती है, ठीक है, कड़ी कड़ी धूप में गर्मी लगती है, ये क्या है? टाइप का स्टिमुलाई। यहाँ पर हाथ में, ठीक है, मान लीजिए ये हाथ में मेरे को जैसे मैंने मार्कर से टच किया, क्या मेरे ब्रेन को पता चल रहा है? हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई, ठीक है, इट इज द स्टिमुलस। ये स्टिमुलाई है, बात सेंसिंग ही है, आप इसको इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, सेंसिंग बोल सकते हो, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलोगे? स्टिमुलाई। कुछ भी चीज आई, ठीक है, यहाँ पर कुछ पिन लगा, क्या लगा? ये क्या है? स्टिमुलाई। यानी जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई। देखो, तो सबसे पहले मान लो इस डेंड्राइट, ठीक है, यहाँ पर इस डेंड्राइट में कुछ इंफॉर्मेशन आया, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलूंगा मैं? स्टिमुलाई, ठीक है, स्टिमुलाई आया, ठीक है। अब ये स्टिमुलाई ट्रैवल किधर करेगा? किस तरह बताओ बच्चा पार्टी? इधर आएगा सेल बॉडी की तरफ, ठीक है, मूव्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, इधर आएगा। अब ये इंफॉर्मेशन आया, अब इसके बाद इस इंफॉर्मेशन क्या डायरेक्टली ट्रैवल करेगा? नहीं, इसका क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन आया। स्टिमुलाई कहां से घुसा? डेंड्राइट से। फिर कहां आया? सेल बॉडी में। क्या हुआ? एम्प्लीफिकेशन। अब एम्प्लीफिकेशन के बाद, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन के बाद अब इसको ट्रैवल करना है कहां से? यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अच्छा एक बात बता दो बच्चों, हर न्यूरॉन में जो ये स्टिमुलाई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ट्रैवल करते हैं, किस तरीके से करते हैं? यूनिडायरेक्शनल, यानी इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, इसी तरीके से। कोई भी इस तरीके से ऐसे ट्रैवल नहीं करता, ठीक है। इसीलिए हमारे बॉडी में दो तारे गई होती हैं, एक
सेंसिंग एरिया से स्किन से मान लो ब्रेन तक और ब्रेन से वापस उस जगह पर आती है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बस इतना समझ लो, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बस यूनिट डायरेक्शन ट्रैवल करती है, ठीक है। हम लेता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रैवल्स यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में इन द किसमें न्यूरॉन, ठीक है, द न्यूरॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रैवल्स यूनिडायरेक्शनल इन द न्यूरॉन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। इसका आप चाहे कोई भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो चपाटी वापस बैक टू द टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पर अपन आते हैं, ठीक है, ये है हमारे सपनों का बादल, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो स्टिमुलाई मिला, स्टिमुलाई एंटर किया किसके तरफ से, डेंड्राइट से। अच्छा ये स्टिमुलाई है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, लिखता हूं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हुआ, एम्प्लीफिकेशन। अब उसके बाद पहुंचा ये इधर एक्सॉन एकदम स्टार्टिंग में, लेकिन क्या देखा यहाँ क्या है, ये क्या है ब्लू कलर से माइलिन शीट, कैसे है इंसुलेटर। अब क्या करेगा ये बेटा, कूद कूद के जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं जा सकता, कभी भी मिसकंसेप्शन नहीं बनाना कि ये डायरेक्टली ऐसे चला जाएगा, सुन ऐसे नहीं। क्यों हमने एम्प्लीफिकेशन क्यों किया, क्योंकि इसको कूद कूद के जा रहा है ना भैया, टाइम लगेगा कूदने में, ठीक है। इस तरीके से कूदता है यहाँ से यहाँ, ये नोट्स ऑफ ग्राइंडर में कूद कूद के जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कूद कूद के जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बेटा इस तरीके से कूद कूद के जा रहा है, ठीक है। लास्ट में आता है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बचा है माइलिन शीट, जो कि इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। मैंने बोला था अच्छा हुआ डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होते तो हम भी प्लांट की तरह होते, हमारे पास ये न्यूरॉन्स होकर भी कोई काम के नहीं होते। अब यहाँ से किधर जाएगा, मान लो इसको इसके पास जाना है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, इस नॉब एंडिंग में जा रहा है, और गया कहाँ पर साइनेप्टिक नॉब में। अब साइनेप्टिक नॉब में जाते ही ये बताओ क्या इलेक्ट्रिसिटी बिना कनेक्टिविटी ट्रैवल कर पाएगी, नहीं। यहाँ पर क्या है साइनेप्स, यानी कि बीच में एक गैप है डेंड्राइट्स और एक्सॉन, ठीक है बेटा, सॉरी यहाँ पर साइनेप्टिक नॉब और डेंड्राइट्स के बीच में एक गैप है नोन एज साइनेप्स। अब ये साइनेप्स को ट्रैवल करना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होना हुआ किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में और वापस आएगी दूसरे किसी भी डेंड्राइट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ ये ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है, हमारी थोड़ा जगह कम है, ठीक है। ओके मैं साइनेप्स की डेफिनेशन डाल देता हूँ इधर से, ठीक है, आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा पहले से, साइनेप्स की डेफिनेशन मैंने मिटा दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रीन पेन से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ओके, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू केमिकल एनर्जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, ठीक है, इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने फ्लो चार्ट बनाया है, सबसे पहले यहाँ पर उसी तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए वापस फटाफट, स्टिमुलस एंटर्स इनटू ए न्यूरॉन थ्रू, किसके थ्रू एंटर हो रहा है, डेंड्राइट्स, ठीक है, थ्रू डेंड्राइट्स, ठीक है। तो stimulus enters through a stimulus enters into a neuron through dendrites, dendrites से enter किया in the form of, ठीक है, किस फॉर्म में, केमिकल की इलेक्ट्रिकल, in the form of electrical energy, in the form of electrical energy। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन, किधर पे, सेल बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एम्प्लीफिकेशन ऑफ एनर्जी। अब ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ एनर्जी होने के बाद ये कहाँ ट्रैवल करेगा, पूरे एक्सॉन में, दौड़ते हुए कि कूदते हुए, कूदते हुए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रीचेस टू साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब यहाँ तक रीच करता है बाय जंपिंग थ्रू एक्सॉन, एक्सॉन से जंप करता हुआ, इस तरीके से जंप करता हुआ रीच करेगा। और लास्ट में हमारा पॉइंट आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी टू पास टू द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाने के लिए। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बच्चों अगर आपके क्वेश्चंस में ये आता है, ठीक है, किसी भी स्कूल में 4-5 मार्क्स के लिए आप डायग्राम बना लीजिए, कुछ लाइन सीख लीजिए, 5 मार्क्स पक्का बस, ठीक है। अच्छा ओके, तो इसको आप लिख लीजिए, कोई डाउट, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा प्लीज। हाँ बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन।
यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन लिखा है और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इधर आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। अच्छा बच्चों याद करिए लास्ट में अभी जस्ट मैंने कुछ टाइम पहले अभी आपको मैंने बताया कि न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल है कि बोथ बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, यानी कि अगर हमारे में कुछ न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको टच करूंगा, ठीक है, ये टच किया मैंने, अब इसके बाद सिग्नल गया कहाँ पर, ब्रेन में, यानी एक न्यूरॉन कैसी तार होगी जो ब्रेन में सिग्नल लेके जाएगी। अब मेरे को हाथ खसकाना है कि नहीं खसकाना है, अभी मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसी कोई मतलब पिन लेकर ऐसे करूंगा, क्या मेरा हाथ खसकेगा? हाँ बिल्कुल खसकेगा। तो ये मैसेज आया, तो ये मैसेज क्या वही न्यूरॉन ले आ पाएंगे? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो अब एक दूसरी तार आएगी, कहाँ से, ब्रेन से यहाँ साइड तक। अच्छा समझ गए। और एक और टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं और जो दोनों न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं, यानी सेंसरी और मोटर वाले को। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। एक, ठीक है, तीन टाइप के न्यूरॉन्स, एक जो हमारे साइड से जहां पर स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, उस जगह से लेके जाते हैं इंफॉर्मेशन कहां, ब्रेन तक, नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स। एक होता है बेटा यहाँ पर जो ब्रेन से वापस सिग्नल लेकर आए, कहां पर, उस साइड पर, नोन एज मोटर न्यूरॉन, नोन एज मोटर न्यूरॉन। और एक न्यूरॉन ऐसा होता है जो दोनों टाइप न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है, ब्रेन में वही प्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि प्रोसेसिंग वहीं पर होती है, ठीक है। तो ये होता है, एक होता है हमारा रिले न्यूरॉन्स। तो तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एकदम सिंपली समझिए। तीन टाइप के न्यूरॉन्स हैं। अगर न्यूरॉन, बेटा न्यूरॉन व्हिच टेक्स स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब इंफॉर्मेशन, बाबर हम आदत आ रही है इंफॉर्मेशन को स्टिमुलस बोलने का, ठीक है। अब न्यूरॉन व्हिच टेक्स स्टिमुलाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइड, उस साइड से कहां, ब्रेन तक, क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। वो टाइप न्यूरॉन्स जो ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं कि अब क्या करना है, उसको क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन व्हिच टेक्स द स्टिमुलस फ्रॉम ब्रेन टू साइड, ब्रेन से साइड लेके जाते हैं, क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। और एक होता है रिले न्यूरॉन्स, जगह नहीं थी तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, ओके। सो न्यूरॉन व्हिच कनेक्ट्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, दोनों को कनेक्ट करती है और हियर प्रोसेसिंग अकर्स, यहीं पर प्रोसेसिंग होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले मान लीजिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा और अब क्लियर हो जाएगा, जिनको अभी भी समझ नहीं आया बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हाथ है, अब इस हाथ में अगर मैंने यहाँ से टच किया इस तरीके से, सबसे पहले किस न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन गया, सेंसरी, सेंसरी से गया कहां पर, ब्रेन में, ठीक है। ऐसी न्यूरॉन्स जो ब्रेन में लेके जाती है इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस, नाम सेंसरी, ब्रेन में हुई प्रोसेसिंग कि हाथ खसकाना है कि नहीं खसकाना, ये प्रोसेसिंग किस टाइप न्यूरॉन्स में हुई है, रिले न्यूरॉन्स, ठीक है, प्रोसेसिंग हुई रिले न्यूरॉन्स में। प्रोसेसिंग के बाद अब जो इंफॉर्मेशन आएगा वापस इस जगह पर कि हाथ खसकाना है कि नहीं, ये कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स तीन टाइप के, इंफॉर्मेशन जो ब्रेन तक लेके जाएगा सेंसरी, ब्रेन में जो प्रोसेसिंग करवाएगा और जो दोनों को कनेक्ट करेगा नाम रिले, और उधर से इंफॉर्मेशन ब्रेन से जो लेकर आएगा साइड पे नाम मोटर न्यूरॉन्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अब ये बताइएगा, ठीक है, इसको समझ गए, देख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बेटा टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। हमारे 5 टाइप के सेंसर्स होते हैं। ये बताइए जो इंफॉर्मेशन जा रही है ब्रेन में, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है, क्या सभी टाइप के न्यूरॉन्स सेम होंगे? नहीं, क्यों नहीं सर, एग्जांपल बताइए। हम खाना खाते हैं, टेस्ट आता है, ठीक है, हमने खाना खाया मुंह में, ठीक है, मोमोस, याद है मोमोस, हमारे शहरों में तो बहुत एक नेपाली है, बहुत फेमस मोमोस बनाता है, रघुनाथ स्कूल के पास, हाय हाय वो आज बारिश हो रही है, एकदम गरम गरम मोमोस मिल जाए तो भी तीखी चटनी के साथ एकदम गरम गरम, निकाल के मुंह में तो पानी आ गया और तीखी चटनी, वाह, ठीक है। तो ये बताओ जब मैं उसको खाऊंगा अपने मुंह में, क्या मुझे टेस्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन जब वही मोमोस को मैं अपने हाथ में ऐसे रख लूंगा, क्या मेरे को टेस्ट लगेगा? नहीं, क्योंकि न्यूरॉन्स अलग हैं। हम गाना सुनते हैं ईयरबड्स में और भी कुछ सुनते हैं, ठीक है। अब जब आज इस उम्र में आप लोग अपने बाबू सोना से बात करते हो एक दूसरे, ठीक है, तो आप क्या करते हो जब घर में बात करना होता है? कान में टीपी लगाए और धीरे धीरे बातें शुरू। ये बताओ उस कान के ईयरबड्स को अगर आप हाथ में रख लोगे, मुंह में ऐसे डाल लोगे, क्या आवाज आएगा? नहीं आएगा। क्यों? वहां पर सुनने की न्यूरॉन्स अलग, टेस्ट न्यूरॉन्स अलग, टच की न्यूरॉन्स अलग, स्मेल की न्यूरॉन्स अलग। तो बेटा 5 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, स्मेल, टेस्ट, साइट, ऑडियो, टच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्मेल के जो स्मेल की सेंसिंग न्यूरॉन्स है कहाँ पर होंगे बताइए बेटा? नोज में, ठीक है। अब टेस्ट के कहाँ पर होंगे? टंग में,
हमारे जीभ में साइट देखने के लिए न्यूरॉन्स जो है कहाँ पर है, जिससे हम ताड़ते हैं, ठीक है, कहाँ पर होंगे बेटा, ये हमारे होंगे हमारे आइस में। ऑडियो सुनने वाले कहाँ पर होंगे, ईयर्स में। और वहीं पर टच वाले कहाँ होंगे, पूरी टच हमको लगता है कहाँ, स्किन में, स्किन में, ठीक है, हमारे स्किन में टच का एहसास होता है, तो ये होगा हमारे स्किन में। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप सब प्लीज। हेलो बच्चों, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। एक आपका डायग्राम भी दिया होगा इस तरीके से। बच्चों मैं पहले बता चुका हूँ, डायग्राम मेरे ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। चाहे तो शर्त लगा लो, ये अभी टीचर्स आपको कहीं समझाते होंगे नहीं समझ में आता होगा, मैं समझाऊंगा 101% समझ में भी आएगा, लगा लो चाहे आप एक प्लेट मोमोज की शर्त, ठीक है, कंफर्म। चलिए आते हैं, अपन देखते हैं, जिनको भी समझ में आए आइए अपन देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। रिफ्लेक्स आर्क समझिएगा, मैं बोलता हूँ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो हिस्से आते हैं, कौन, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। एक है हमारा ब्रेन और एक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा ब्रेन हमारा मालिक है, ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसका मैनेजर है। ब्रेन मालिक है और स्पाइनल कॉर्ड उसका मैनेजर है। देखो नॉर्मल कंडीशंस में कुछ भी काम करना होगा मैनेजर को तो मालिक से पूछ के करता है। हाँ, कुछ भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी देखो अगर मैं अभी कोई पिन लेता हूँ, ठीक है, मान लो ये पिन है, मान लो ये पिन है, मैं भी जानबूझ के सोचते हुए पिन को हल्का छुपो रहा हूँ, ठीक है, हल्का छुपो रहा हूँ, तो मेरे दिमाग को पता है, पहले से चीजें पता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टिमुलस मिलता है, ये जाएगा न्यूरॉन से, किसके थ्रू, कौन से टाइप न्यूरॉन से, मोटर सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक है, सेंसरी से होता हुआ जाएगा कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन के पास, और ब्रेन से वापस आएगा कि क्या करना है, पहले स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड आएगा वापस, ठीक है, आएगा यहाँ पर, इसको बताएगा, ठीक है, यहाँ से तारे कंफर्म है, फिर से बोलता हूँ, यहाँ पर स्टिमुलाई मिला, गया कहां पर, ब्रेन में, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड से अब वहां पर ब्रेन से आया बेटा वापस इंफॉर्मेशन कहां पर, वापस इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर जहां पर मैंने टच किया था, और किसके थ्रू होता हुआ आया, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। जो प्रोसेसिंग हुई कौन से टाइप न्यूरॉन्स में, रीले न्यूरॉन्स में, जो लेके गया इंफॉर्मेशन नाम सेंसरी न्यूरॉन, जो इंफॉर्मेशन लेकर आया नाम मोटर न्यूरॉन, जो प्रोसेसिंग हुई ब्रेन में नाम रीले न्यूरॉन्स। क्या रीले न्यूरॉन्स और आल्सो प्रेजेंट इन, क्या रिले न्यूरॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर स्पाइनल कॉर्ड, हाँ यस। अब देखते हैं, समझाता हूँ, देखो नॉर्मल कंडीशन में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कुछ भी चीज करना होगा, कौन डिसाइड करेगा, मालिक। लेकिन एक बात बताना बेटा, मेन पॉइंट अब आता है, जब कभी फैक्ट्री में आग लग जाए, जब कभी फैक्ट्री में आग लग जाएगी तो मैनेजर पहले मालिक को फोन करेगा कि फायर फाइटर को, पहले फायर फाइटर को, मालिक को बताएगा फैक्ट्री में आग लगी है, लेकिन फायर फाइटर को फोन करने के बाद यही कुछ ऐसा कंडीशन है, यानी कुछ अचानक से अगर हो रहा है, देखो अगर मैं सोच के यहाँ पर पिन ऐसे लगाऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में इतनी प्रोसेसिंग हो चुकी है, लेकिन अगर अचानक से यहाँ पर पिन रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर कुछ पिन जैसे कुछ चुभने वाली चीज है, मैं यहाँ पर ऐसे गया हाथ ऐसे गलती से कर रहा हूँ, अचानक से पिन चुभा, मेरा हाथ कस कैसे आ जाएगा, ठीक है, या कुछ यहाँ पर कुछ गर्म चीज है, ठीक है, अच्छा गर्म कढ़ाई को अगर मैं सोच के से डालूंगा, ठीक है, हल्का गर्म रहेगा तो क्या होगा, हल्का सा मैं आराम से डालूंगा, थोड़ा सहन भी करूंगा, लेकिन हल्का से थोड़ा ज्यादा गर्म रहेगा, मैं गलती से टच कर लिए तो ठीक है, अचानक से जल्दी से रिफ्लेक्स आएगा। तो क्या इसमें क्या होता है, ये डिसीजन कौन ले रहा है, ब्रेन, नहीं स्पाइनल कॉर्ड। कैसे सर, आइए समझते हैं। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, अब ये कैंडल आपके एनसीईआरटी में बॉइलिंग वाटर टाइप का कुछ दिया होगा, कुछ भी ले सकते हो आप, मतलब एक ऐसा एक्शन जिसमें एक इमीडिएट एक्शन लेना पड़े, ऐसा टाइम जहाँ पे एक इमीडिएट एक्शन लेना पड़े ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो और कुछ भी ज़्यादा हार्म ना हो। तो यहाँ पर मान लीजिए ये अभी कैंडल अभी जल नहीं रहा है, ठीक है, अभी कैंडल के पास हाथ है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कैंडल को हम पकड़े, कैंडल के यहाँ पर इस जगह को हम पकड़ लेंगे, अभी इन्फॉर्मेशन जाएगा कहाँ पर, ब्रेन के पास, ठीक है, ब्रेन के पास। अब देखिए यहाँ से जाएगा ऐसे, ब्रेन के पास कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन में होगी प्रोसेसिंग, कौन सी न्यूरॉन, रीले न्यूरॉन, ब्रेन से वापस आएगा, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर नाम मोटर न्यूरॉन। तो बीच में स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक मैनेजर की तरह, मीडिएटर की तरह। लेकिन अब मान लो ये मोमबत्ती हमने जला दी, ठीक है, ये मोमबत्ती को हमने जला दिया, अब अचानक से हमारा हाथ इस पे टच किया, हमारा हाथ हल्का सा इस पे टच किया, अब क्या होगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाएगा, ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ से बेटा इंफॉर्मेशन जा रहा है, ठीक है, स्टिमुलस, ठीक है, ये स्टिमुलस गया, ये स्टिमुलस गया कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड के पास, ये यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, स्टिमुलस गया, ठीक है, ये स्टिमुलस जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, सेंसरी की मोटर की रिले, सेंसरी, ठीक है, ये लेके जा रहा है
सेंसरी न्यूरॉन, ओके ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। अब यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का काम था उसको ब्रेन के पास भेजना, लेकिन अभी क्या ब्रेन के पास भेजेगा नहीं, तुरंत एक एक्शन लेगा कि पहले इसको यहाँ से हटाओ, उसके बाद ब्रेन को बताया जाएगा। तो तुरंत यहाँ पर क्या होगी, प्रोसेसिंग, ठीक है, यहाँ पर हुई ये प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग कौन सी न्यूरॉन्स करवा रहे थे बेटा, बताओ बताओ बताओ, डिले न्यूरॉन्स, ठीक है, ये मैं यहाँ बनाता हूँ, ये मैंने बना दिया यहाँ पर, ये प्रोसेसिंग, इसको कौन करवा रहा है, डिले, ठीक है, डिले न्यूरॉन्स यहाँ पर, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के पास भी डिले न्यूरॉन्स होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से अब जो इंफॉर्मेशन लेकर आएगा कि क्या करना है, हाथ तो खसका लो, ये जो इंफॉर्मेशन लेकर आया कौन लेकर आएगा, याद करिए किस टाइप के न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, वापस उस जगह पर आए, ठीक है, कैसे इस तरीके से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, ये कौन से टाइप के हैं, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, ये है मोटर न्यूरॉन्स के टाइप के, ठीक है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन इस तरीके से ट्रैवल करती है, तो क्या यहाँ पर सिग्नल ब्रेन के पास गया शुरुआत में, नहीं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अचानक से हमारा किसी गर्म जगह पर या पॉइंटेड जगह पर ऐसे हाथ जगह इवनली अचानक कोई बॉल आती है इस चेहरे की तरफ, ठीक है, हम क्या एकदम झुक जाते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्यों, इसकी रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम तुरंत एक्शन, ठीक है, एक है एक्शन, एक है रिफ्लेक्स एक्शन। एक्शन कौन करवाता है, हमको चलना है, दौड़ना है, ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन का तुरंत झटके से कौन करवा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि अगर वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास सिग्नल भेजेगा और वापस सिग्नल आएगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। इस टाइम गैप को कम करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड के पास इतनी पावर होती है कि वो एक छोटे मोटे एक्शन जनरेट कर सके, लेकिन वो एक्शन बहुत फास्ट होते हैं। और क्यों फास्ट होते हैं, ताकि कोई भी दुर्घटना या ज्यादा हार्म नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, फिर से रिपीट करता हूँ, हाथ में गरम महसूस हुआ, इंफॉर्मेशन लेके गए न्यूरॉन्स, किस टाइप के, सेंसरी, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को पता चला ये तो एक बहुत इमरजेंसी काम है, अभी ब्रेन को बताना जरूरी नहीं है, यहाँ पर की प्रोसेसिंग किसमें, डिले न्यूरॉन्स में, और उसके बाद इंफॉर्मेशन लेकर आए, ठीक है, कौन सी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, कहाँ पर, उसी साइड पर, और हाथ उठ गया, हाथ वापस से उठ गया। अब वहां पर, ठीक है, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाएगा, हाँ, लेकिन बाद में, ठीक है, बाद में, सबसे पहले ये वाला काम होगा, ठीक है, उसके बाद ब्रेन पर इंफॉर्मेशन जाएगा, ठीक है, ये गया ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन, ठीक है, पहला, दूसरा काम हुआ, ठीक है, पहला काम हुआ ये रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, पहला काम था रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, सर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में क्या था फर्क, ठीक है, हाथ को खसकाना, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, और ये जो आर्क बन रहा है, आर्क मैथ्स में आप पढ़ते होंगे, आर्क यानी ये न्यूरॉन्स का इधर जाना और फिर डिले न्यूरॉन्स से प्रोसेसिंग होना और वापस से मोटर न्यूरॉन्स का यहाँ आना, ये क्या है, एक आर्क है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क, तुरंत झटके से, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, और जो एक्शन हो रहा है ये है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये जो आर्क, आर्क आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, ये ऐसे डायग्राम टाइप में, ये है रिफ्लेक्स आर्क, समझ गए हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, स्टिमुलाई इज रिसीव्ड बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स उसको बेटा रिसीव करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इट रीचेस टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा किस, कौन सी न्यूरॉन से, सेंसरी, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आप, ठीक है, यहाँ पर लिखिए सेंसरी, ठीक है, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड पर। अब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में भेजेगा पहले, नहीं, ठीक है, क्विक एक्शन इज टेकन बाय स्पाइनल कॉर्ड टू प्रिवेंट एनी डिजास्टर, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पांस इज गिवन विद द हेल्प ऑफ डैश न्यूरॉन्स, किस टाइप के न्यूरॉन से रिस्पांस दिया जाता है, रिस्पांस कौन दे रहा है, मोटर न्यूरॉन्स, यहाँ पे लिखते हैं अपन मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, इजी है बेटा, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग अकर्स इन किस, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, डिले, ठीक है, डिले न्यूरॉन्स में हो रही है प्रोसेसिंग, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, देन स्पाइनल कॉर्ड गिव्स दिस स्टिमुलाई टू ब्रेन, उसके बाद, ठीक है, हाथ खसकाने के बाद हमको पता चलता है कि थोड़ा ये गर्म लगा था, हमने हाथ, हमने यानी पहले हाथ खसका लिया, उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया ब्रेन के पास, यानी ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलना दूसरे बाद में हुआ है, पहले हाथ खसकाया गया है, यही है रिफ्लेक्स एक्शन, समझ में आ गया। निकालो मोमोस, शर्त लगाई थी। बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक ब्रेन पर, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बना के रखा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम यह देखते हैं हमारा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन कितने हिस्सों में डिवाइड है, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। सबसे ऊपर आता है फोर ब्रेन, मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, सबसे ऊपर फोर ब्रेन, बीच में मिड ब्रेन और सबसे नीचे हिंड ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, ब्रेन में 3 हिस्से, जो सबसे ऊपर है, ठीक है, जो सबसे ऊपर है उसको हम बोलेंगे फोर ब्रेन, उसके बीच में जो है, एकदम बीच में जो है मिड ब्रेन और सबसे नीचे जो है वो है हिंड ब्रेन, ठीक है। अच्छा, फोर ब्रेन का जो सबसे मेन
पार्ट होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, फोर ब्रेन का, वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है, यहीं पर मोस्ट वॉलेंटरी एक्शंस हमको क्या करना है, यहीं पर प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, मेनली प्रोसेसिंग यहीं पर होती है हमारे वॉलेंटरी एक्शंस के बारे में बोल रहा हूँ, मेनली मोस्टली, यानी कुछ और भी जगह है जहां पर वॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल किया जाता है और इसमें थोड़े बहुत इनवॉलेंटरी एक्शंस भी कंट्रोल होते हैं। खैर हम फंक्शंस अभी थोड़ी देर से देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर ध्यान रखते हैं। ब्रेन, ब्रेन के तीन से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का जो मेन पार्ट है सेरिब्रम, मिड ब्रेन के बारे में ज्यादा इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, 11th 12th में अपन पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। और हिंड ब्रेन के भी होते हैं तीन हिस्से, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। सेरिब्रम, सेरिबेलम, फिर रिपीट कर रहा हूं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ठीक है। एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो मैं चल रहा हूं, चलने का कौन, ये वॉलेंटरी है कि इनवॉलेंटरी? वॉलेंटरी है। कौन डिसाइड करेगा मेन वॉलेंटरी एक्शंस? फोर ब्रेन, यानी मैं चल रहा हूं उसमें कौन डिसाइड करेगा मेन पार्ट? सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। और मैं सीधा चलूं, ठीक है, वो कौन एकदम बैलेंस हो गया, वो कौन डिसाइड करेगा? सेरिबेलम। ये बैलेंसिंग के लिए होता है। अच्छा, यानी कि जब कोई ड्रिंक कर लेता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? सेरिब्रम की सेरिबेलम। सेरिबेलम चलता तो वो है लेकिन नशे में रखड़ाते हुए, ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? सेरिबेलम हमारे बैलेंस मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, चलिए मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। बच्चों ये हमारा एक ब्रेन का है, ठीक है, सबसे ऊपर हमारी खोपड़ी होती है, स्कल, ठीक है, स्कल बोन, इसको मैं आप लिखता हूं, इट इज द स्कल, ठीक है, स्कल, ठीक है, ये हमारा स्कल है। अब उसके अंदर हमारा ब्रेन रखा हुआ है। आपने कभी यूट्यूब में ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन या किसी जानवर का ब्रेन देखा होगा? अगर नॉनवेज खाते हैं तो और अच्छी बात है, आपने तो फील ले लिया होगा ब्रेन का कि कैसा होता है, एकदम डेलिकेट होता है, आप उसको हाथ से दबाओगे एकदम दब जाएगा। इसलिए भगवान ने बहुत प्रोटेक्टिव कवरिंग दी है, नाम है इसका स्कल। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इधर आते हैं, तो बेटा स्कल सबसे ऊपर क्या होता है याद करिए? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में मेन कौन सा हिस्सा? सेरिब्रम इसका मेन पार्ट है। तो आप मुझे कॉल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ऐसे ही उल्टे सी 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 ऐसे मैंने ऐसे बना के रखे हैं बहुत सारे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने जो बहुत सारे बना के रखे हैं। ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? सेरिब्रम, ठीक है, यानी क्या है बेटा? इसका है ये फोर ब्रेन, ठीक है, ये है हमारा फोर ब्रेन, इट इज द फोर ब्रेन, ठीक है, ये फोर ब्रेन है, ठीक है। और इसको जो मैंने बनाया है वो क्या है? सेरिब्रम, ठीक है, इसलिए मैं इसको नोट भी कर देता हूं, ये है हमारा सेरिब्रम, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं बेटा, यहाँ पर जो आपको बीच में रेड कलर से दिख रहा है, ठीक है, ये है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है, ये है हमारा मिड ब्रेन, बीचों बीच है, ठीक है, मिड ब्रेन। ओके सर, अब यहाँ पर आते हैं हमारे हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन कितने से डिवाइडेड है? तीन, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। अब यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले बेटा मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, सबसे ऊपर होता है ये हमारा पॉन्स, ठीक है, पॉन्स। उसी के जस्ट नीचे ये हमारा मेडुला, ठीक है, ये है हो गया हमारा मेडुला। और ये जो आपको गोभी जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा गोभी टाइप का, ठीक है, ये क्या करता है? हमारा सेरिबेलम। ओके सर, ये है हमारा सेरिबेलम। ओके सर, तो ये है हमारा सेरिबेलम। ओके, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, इसको मैं मिटा कर, ठीक है, ये मैं यहाँ लिखता हूँ सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। ओके सर, अब पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम तीनों मिलके बेटा क्या बनाएंगे बताइए? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन की हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ओके सर, ये बनाया हमारा हिंड ब्रेन। ओके सर, अब यहाँ पर ये लास्ट में जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए क्या है? यही है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड, और किसके अंदर जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, इसमें जाएगा। तो बेटा फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे ऊपर हमारी खोपड़ी, बोन, स्कल, उसके नीचे मेन जो भरा हुआ है एकदम, ठीक है, ये क्या है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में मेनली कौन सा हिस्सा? सेरिब्रम, ठीक है, बीच में हमारा मिड ब्रेन, और यहाँ पर नीचे तरफ आते हैं हमारे हाइंड ब्रेन। सबसे ऊपर हाइंड ब्रेन में सबसे ऊपर कौन? मैं बोल रहा हूँ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में सबसे ऊपर कौन? पॉन्स, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? सेरिबेलम, उसके नीचे है मेडुला, ठीक है। तो पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम तीनों मिलकर बनाते हैं हाइंड ब्रेन। इसको लिख लीजिए, ठीक है। यस बच्चों, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक ब्रेन के बारे में, जो कि है फंक्शंस। ब्रेन के बाद इसका लास्ट टॉपिक बचेगा जो बस 2 मिनट का रहेगा, कि ब्रेन
को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने क्या क्या चीजें दी हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसके पहले हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, अब आते हैं फंक्शंस। ब्रेन बेटा, ब्रेन के कितने हिस्से थे? 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के कितने हिस्से? 3, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। फोर ब्रेन में कौन सा मेन पार्ट था? सेरिब्रम। आइए देखते हैं, तो पहले फोर ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। फोर ब्रेन का मेन पार्ट क्या होगा बेटा? ठीक है, मेन पार्ट होगा इसका सेरिब्रम की बेलम, सेरिब्रम। ओके सर, इट इज द सेरिब्रम। अब नेक्स्ट वन आते हैं बेटा, पूरे ब्रेन का सबसे बिजी पार्ट यही है और इसलिए कॉम्प्लेक्स पार्ट भी यही था। देखने में कितना एकदम किचर से एकदम कचरा टाइप लग रहा था। कचरा टाइप क्यों लग रहा था? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एकदम उसको भर दिया गया था। ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा स्यूचर्स से, ठीक है, अपन बाद में बात करें उसके बारे में, वो 11th का टॉपिक है। मेन पॉइंट अभी अपन रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रेन में सबसे बिजी पार्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा वॉलेंटरी एक्शंस के बारे में डिसीजन लिया जाता है। कौन है हमारा? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन है? सेरिब्रम। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। सो यहाँ पर फोर ब्रेन का मेन पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज सेरिब्रम। ओके सर, सेरिब्रम मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड बिजी पार्ट ऑफ ब्रेन। मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा बिजी यही होता है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी यही होता है। मैंने नेक्स्ट वन लिखा है वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस। सर अभी तो आप वॉलेंटरी बोल रहे थे, मैंने याद करिए, पॉज करिए, बैठ जाइए। मैंने क्या बोला? मेनली, मोस्टली। तो मोस्टली फोर ब्रेन किसको कंट्रोल करता है? ठीक है, मोस्टली, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर। मोस्टली किसको कंट्रोल कर रहा है? वॉलेंटरी एक्शंस को। लेकिन क्या कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है? हाँ, कुछ। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन है कि फोर ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्शंस, इनवॉलेंटरी एक्शंस या वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी बोथ, आप बोथ भी टिक करेंगे। अब बोथ नहीं दिया है, तब किस पे करेंगे? तब करेंगे वॉलेंटरी एक्शंस में, क्योंकि मोस्टली फोर ब्रेन किस लिए जिम्मेदार है? वॉलेंटरी एक्शंस के लिए। हमारे थिंकिंग पार्ट कौन सा है? मेन थिंकिंग पार्ट ब्रेन का फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन? सेरिब्रम। हमारी जो मेमोरी है कहाँ पर होती है? इसी फोर ब्रेन में। जिसके फोर ब्रेन जितना स्ट्रांग होता है, जिसका सेरिब्रम जितना स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग मतलब ये नहीं ताकत से, वैसे ब्रेन मतलब वैसे नहीं देखना है कि उसको दबा दे, वैसा स्ट्रांग नहीं। स्ट्रांग मतलब उसमें कितने ज्यादा टाइप के न्यूरॉन्स है, कितने नंबर में न्यूरॉन्स है, उस तरीके से अपन देखते हैं ब्रेन को। तो जिसका फोर ब्रेन जितना अच्छा होगा, उतना उसकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी होगी, उतना उसके में मेमोरी भी स्टोर होगा, क्योंकि मेमोरी को स्टोर करने का काम भी कौन करता है? फोर ब्रेन। सो थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन मेन थिंग का काम करता है, स्टोर्स इंफॉर्मेशन मेमोरी। ठीक है, तो क्या मेमोरी गायब हो सकती है? हाँ बिल्कुल, अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे। किसी के साथ भी होता है, आप याद कर लीजिए। अगर मैं आपसे कुछ चीज पूछूंगा जो 6, 7 या 2nd क्लास के पोएम की अगर पूछूंगा, तो आपको याद होगा? नहीं। क्यों? हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। तो हम बार बार अगर रिवाइज करते रहेंगे तो हमारे फोर ब्रेन में वो चीज स्टोर रहती है, और अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद वो फोर ब्रेन उस चीज को हटा देता है। अब आप पूछोगे सब कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसको हम रिवाइज तो नहीं करते लेकिन वो छप जाते हैं, वो हम 11 में डिस्कस करेंगे। जैसे कोई अच्छी बातें, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा, हम कहीं घूमने गए हो, वहां कुछ अनोखा देख लिया हो, वो हम याद नहीं करेंगे तो भी दिमाग में स्टोर रहेगा। कुछ ऐसे दुर्घटनाएं, इंसिडेंट्स हमारे साथ हो जाती हैं, उसको भी हमारे दिमाग में याद रहते हैं, तो हम तो उसको रिवाइज नहीं करते, तो फिर भी क्यों याद रहती हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, पढ़ाई के बारे में बात कर लेंगे नॉर्मली। ठीक है, तो वो चीज कौन स्टोर करता है? फोर ब्रेन हमारा। ठीक है, यानी फोर ब्रेन में सबसे ज्यादा काम होता है, सबसे ज्यादा बिजी होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर भी वहीं पर होता है। वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी दोनों को कंट्रोल फोर ब्रेन करता है, लेकिन मेनली किसको? वॉलेंटरी को। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, यहाँ पर ब्रेन में, याद करिए ब्रेन में मैंने बताया था कि सेंसेस आते हैं, ठीक है, स्टिमुलाई आते हैं। कहाँ से? सेंसरी न्यूरॉन से आते हैं। ठीक है, अब आएंगे तो फोर ब्रेन को देते हैं, वही लिखा है रिसीव सेंसरी स्टिमुलाई फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। कितने टाइप के सेंसरी न्यूरॉन्स थे? 5। स्मेल, टेस्ट, ये सब अपन बात किए थे। ठीक है, हियरिंग, ये सब, तो 5 टाइप के सेंसरी न्यूरॉन्स थे, वो सब आते हैं और कहां पर आएंगे? इसी फोर ब्रेन में, और इंफॉर्मेशन स्टिमुलाई देते हैं और उसकी प्रोसेसिंग होती है कहां पर? इसी फोर ब्रेन में, और एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। यही मैंने यहां पर लिखा है रिसीव सेंसरी स्टिमुलाई फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स इन डिफरेंट एरियाज। सर डिफरेंट एरियाज का मतलब? अच्छा ये देखिएगा, याद करिए, हमने अभी ब्रेन का डायग्राम पढ़ा था, ये रफली बना दे रहा हूं। ये ब्रेन का डायग्राम है, यहां पर ये क्या था? फोर ब्रेन, ये मैंने, ठीक है, जो बहुत अच्छा टाइप का लिखा था फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में मेन कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम। ठीक है, तो डिफरेंट एरियाज का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ऑडियो वाला सेंसरी न्यूरॉन कहीं भी आके घुस जाएगा, विजुअल वाला सेंसरी न्यूरॉन कहीं भी आके घुस जाएगा, नहीं, सबका एक स्पेसिफिक लोकेशन है। यानी मान लो हमने 5 टाइप के न्यूरॉन्स पढ़े थे, मान लो ये स्मेल के लिए हो गया, ये टेस्ट के लिए हो गया, ये किसी और चीज के लिए, ऑडियो के लिए हो गया, ये किसी और चीज के लिए, ये किसी और चीज के लिए, 5 टाइप के पढ़े थे। यानी पांचों के एरियाज डिवाइडेड हैं, कोई भी कहीं पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है
receives sensory stimuli from different types of sensory neurons in different areas। ठीक है, लास्ट बात है, हमको भूख लगती है, कौन बता रहा है कि हमको भूख लगी है, हमको एनर्जी चाहिए, हमको भूख लगी है, यही फोरब्रेन कैसे एक हार्मोन रिलीज करवा के, उस हार्मोन का नाम है ग्रेलिन। ठीक है, ग्रेलिन वही मैंने लिखा हुआ है, सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। ठीक है, अब कैसे पता चलता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन का नाम ग्रेलिन हार्मोन। ठीक है, रिलीज होगा और हमको पता चलता है कि हमको भूख लग रही है, जितना ज्यादा हार्मोन रिलीज होता है ग्रेलिन हार्मोन, हमको उतना ज्यादा भूख लगती है। ठीक है, अब समझ गए हो, तो फोरब्रेन सबसे बिजी पार्ट होता है। ठीक है, फोरब्रेन सबसे बिजी पार्ट है, यहाँ पर स्टिमुलस इसी में आते हैं, कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन से, एक ही जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर, और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का काम, मेमोरी का काम भी इसी को होता है। मेमोरी हम जब तक रिवाइज करते रहेंगे बार बार इन्फॉर्मेशन को, वो हमारे फोरब्रेन में स्टोर रहेगी, नहीं तो कुछ टाइम के बाद वो हट जाएगी, सबके अलग टाइम लिमिट होती है। और भूख का जो बेटा एरिया होता है, ये भी यही होता है, समझ गए, मेन प्रोसेसिंग एरिया भी फोरब्रेन, यानी पूरे ब्रेन का मेन हिस्सा क्या है, फोरब्रेन, और फोरब्रेन में मेन हिस्सा ये सेरिब्रम। समझ गए, अब नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मेनली किससे होगा बेटा, मेनली फोरब्रेन मेनली करवा रहा है वॉलंटरी एक्शंस, तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मेनली क्या करवाएंगे, इनवॉलंटरी एक्शंस। क्या ये भी वॉलंटरी एक्शंस करवाते हैं, हाँ, यानी पूरा ब्रेन वॉलंटरी भी करवाता है और इनवॉलंटरी एक्शंस भी, लेकिन ब्रेन में मेनली जो पार्ट है फोरब्रेन, वो किसको करवाएगा, वॉलंटरी। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मेनली इनवॉलंटरी। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत बाकी चीजें भी करवाते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिड ब्रेन मेनली इनवॉलंटरी एक्शंस। ओके सर, आपने बताया, अच्छा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लिए मैंने, जो मेरी आंखें मैं इधर देख रहा हूँ। ठीक है, ये कौन करवा रहा है, मेरा मिड ब्रेन, वही है मूवमेंट ऑफ आईज। ठीक है, अब ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग, हम जो सुनते हैं और जो हम देख रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग करवाने में ये भी हेल्प करता है। सर ये तो यहाँ पर आएंगे ना सेंसरी न्यूरॉन्स, आएंगे, लेकिन इसमें देखने में, सुनने में और बेटा इन दोनों में, देखने और सुनने में ये हेल्प करता है, कौन, मिड ब्रेन। ठीक है, अब हेल्प करता है, हेल्प। ठीक है, मेन हीरो नहीं है, मेन हीरो तो ये है फोरब्रेन, ये हेल्प करता है। अब आते हैं अपन हिंड ब्रेन में, मेनली ये भी कौन डेकोरेट करेगा बेटा, वॉलंटरी की इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। ठीक है, मेनली इनवॉलंटरी एक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं, इसके तीन पार्ट्स, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। सेरिबेलम को बता दिया था, और ठीक है, तो ये बताइए मैंने, चलने का कौन रेगुलेट करवाता है, फोरब्रेन में कौन, सेरिब्रम। अच्छा, हम सीधा चले, मैं लिख रहा हूँ तो लिखने को तो करवाएगा फोरब्रेन, लेकिन सही तरीके से एकदम सीधा लिखूं, ये कौन करवाएगा, सेरिबेलम। सीधा चले, सेरिबेलम, वही मैंने बताया था। कोई अगर इंसान ड्रिंक कर लेता है, ठीक है, ऐसे ड्रिंक नहीं करना चाहिए बच्चों, गलत बात होती है। ठीक है, अब पियोगे तो अच्छी क्वालिटी वाली, ठीक है, तो कच्ची नहीं, थोड़ा लेवल। अब सेरिबेलम, तो सेरिबेलम क्या करवा रहा है, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेन, ठीक है, हम सीधा चलें, सीधे खड़े रहें, ठीक है, ये सब चीजें। अब यहाँ पर ये है बेटा बैलेंस एसोसिएटेड, पूरा बैलेंस करवाएगा, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। तो कोई अगर ड्रिंक करता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, फोरब्रेन में सेरिबेलम। अब नेक्स्ट वाला बनाते हैं, तो पॉन्स बात है, पॉन्स हमारा क्या रेगुलेट करता है, इनवॉलंटरी चीजें जैसे कि रेस्पिरेशन रेट, हम सांस लेते रहते हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं बिना सोचे समझे, ये कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारा पॉन्स यानी हिंड ब्रेन। स्लीप साइकिल, एक स्लीप साइकिल होती है बच्चों, हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा अगर 11th में जो बायो होता है, तो हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। यानी देखिए, भूख जिस टाइम डेली आप खाना खाते हैं उस टाइम पर आपको भूख लगेगा, आप जिस टाइम पर सोने जाते हैं आपको उस टाइम नींद आएगी, और जिस टाइम आपका कंसंट्रेशन लेवल होता है, ठीक है, जिस टाइम आप डेली पढ़ाई करते हैं उस टाइम आपका कंसंट्रेशन लेवल सबसे हाई होगा। ठीक है, तो ये है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक में खाने के टाइम अलग, सोने के टाइम अलग, पढ़ने के टाइम अलग, सब चीजों का काम अलग होता है। उसमें जो सोने का टाइम है ना, सोने के टाइम कौन रेगुलेट करवा रहा है, हिंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा, पॉन्स। ठीक है, स्लीप साइकिल, हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करवाता है। किसी की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, रातों की नींद अगर कोई तुम्हारा चुरा ले गया है बच्चों, तो कौन वहां पर कौन इफेक्ट हो रहा है, पॉन्स इफेक्ट हो रहा है बेटा। ठीक है, तो इसलिए ये स्लीप साइकिल की जिम्मेदार है, हमारे रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार है। रेस्पिरेशन रेट कैसा रेट हो रहा है, तेज है, धीमा है। अब नेक्स्ट जैसे मैं दौड़ूंगा तो रेस्पिरेशन रेट तेज हो जाएगी, मैं नॉर्मल कंडीशन में तो रेस्पिरेशन रेट भी नॉर्मल, कौन रेगुलेट है, पॉन्स रेगुलेट कर रहा है। अब आते हैं हमारे लास्ट मेडुला पे, ये हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर, अब किसी की बीपी ऊपर, किसी की बीपी नीचे, यानी बूढ़ों में मेडुला थोड़ा कमजोर हो जाता है, समझ पा रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर, क्योंकि उनके मुंह पर नीचे ब्लड प्रेशर बीपी ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट दूसरा आता है, अच्छा याद करिए, थोड़ा आपको बताता हूँ, कभी मोमोज खाए हो, आपके जनरेशन हम सब, मैं भी 21 साल का हूँ, जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, तो मैं भी आप
कि ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ आपसे, ठीक है, लेकिन मैंने अच्छी पढ़ाई की है तो मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस के अलावा, ठीक है, खुद के भगवान की वजह से मतलब टैलेंट रहती है। अभी चलिए वो सब छोड़िए, अभी अपन आते हैं यहाँ पर कि आप मोमोज खाते होंगे तो मोमोज भूख लगे, ठीक है, वही गरम गरम मोमोज एकदम तीखी चटनी के साथ, ठीक है, आप एकदम उसमें मेयोनीज और वो ऑरेंज कलर की चटनी होती है, है तीनों को मिक्स करके जब आप एकदम खाते हो गरम गरम में भाप के साथ वो मोमोज घुलता है एकदम मुंह में, मजा आता है ना। पानी आया, हाँ मेरे तो आया। जो पानी आया है सलाइवेशन किसकी वजह से आया, इसी मेडुला की वजह से, यानी मेडुला क्या रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर और उसके साथ सलाइवेशन, ठीक है। मान लीजिए आप खाने गए मोमोज, ठीक है, मोमोज वाला वो मोमोज निकाल रहा है तो आपके देखते ही आपके मुंह में क्या आएगा, सलाइवेशन। तो कौन लिख रहा है, मेडुला, किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। अब आप खा रहे हैं, आपने देखा कि वो जो मोमोज वाला है उसने अपने हाथ से ही मोमोज निकाल दिए, उसको चिमटा मिल नहीं रहा था, उसने हाथ से मोमोज निकाल दिए, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, इंडिया में नॉर्मल है, बिरयानी तो हाथ से खाने में मजा आती है, तो उसने हाथ से मोमोज निकाल के दे दिए। लेकिन कुछ टाइम बाद आपने देखा कि उसने अपने हाथ कुछ गलत जगह डाले हुए थे, तो आपको क्या आई, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग कौन करवाता है बच्चों, मेडुला, ठीक है, मेडुला, ठीक है। तो मेडुला क्या करवा रहा है, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई डाउट, ओके, इसको लिख लीजिए बच्चों।